आरकेबी तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं रवि तिवारी आपकी रीजनिंग और करंट अफेयर्स की फैकल्टी के रूप में, जैसे कि आपको मालूम है, पिछले दिनों 2 महीने पहले अगर हम लोग देखें तो 24 फरवरी से हम लोगों ने लोअर पीसीएस का एक बैच प्रारंभ किया था, जिस बैच में 2.5 से 3 महीनों में हम लोगों ने लगभग 505 वीडियो के माध्यम से और 150 वीडियो के माध्यम से उस बैच को हम पूर्ण करने की ओर अग्रसर हैं और हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। अगले 5 से 7 दिनों में हमारा पहला लोअर पीसीएस का बैच पूर्ण हो जाएगा। इसी बीच अथक प्रयास किया गया, पूरी टीम के द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया, सबने बहुत अच्छा कार्य किया और हाईली सेटिस्फाइड हैं। जो सदस्य 5000 लोगों ने हम पे भरोसा जताया था, लगभग उस बैच में 5000 एडमिशन थे और 5000 लोगों के भरोसे पे हम लोग खरे उतरे हैं। आप इसके नीचे कमेंट्स जब देखेंगे तो वो बच्चे आपको इसकी रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि हमने कैसा कार्य किया है। इसी बीच बहुत सारे लोगों के कॉल आए, संदेश आए कि सर हम उस बैच में जो है एडमिशन नहीं ले पाए, लेट हो गए और अब परीक्षा के लिए जब ज्यादा समय नहीं बचा है तो उन्होंने एक ऐसी मांग हम लोगों के सामने रखी थी, सैकड़ों कॉल्स के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से, कि सर कुछ ऐसा बैच शुरू करिए जिसमें उतना ही पढ़ाया जाए जितना अनिवार्य हो, क्योंकि अब हमारे पास उतना ही समय बचा है जितना आवश्यक है। तो उतना ही समय बचा है जितना आवश्यक है और जो अनिवार्यता है, इसीलिए आलोक सर के निर्देशन में हम सभी लोगों ने मिलकर 45 दिन का एक टू द पॉइंट क्रैश कोर्स जो है प्रारंभ किया है लोअर पीसीएस के लिए, जिसकी शुरुआत आज से हम लोग करने चल रहे हैं और 16 तारीख से इसमें से एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। केवल 45 दिनों का ये बैच है। 45 दिनों में टू द पॉइंट संपूर्ण सिलेबस के साथ हम लोग आपके सामने रहेंगे। हमें ये पता है क्या नहीं पढ़ना है और हमें ये भी पता है कि क्या पढ़ना है। इसी पूरी रूपरेखा के साथ अगले 5 दिन प्रत्येक टीचर आपसे रूबरू हो रहा है, अलग अलग फैकल्टी आपसे रूबरू हो रही है और कैसे वो पढ़ाएंगे, उनकी रूपरेखा क्या होगी, इसकी चर्चा वो निश्चित रूप से आपसे कर रहे हैं। भूल जाइए पिछले 45 दिनों में आपने क्या किया, आप क्या कर रहे थे, याद रखिए अगले 45 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, निर्णय आपका है ना। तो इसी क्रम में मैं आपसे करंट अफेयर्स के बारे में रूबरू होऊंगा और रीजनिंग के बारे में आपसे रूबरू होऊंगा और इसी क्रम की पहली क्लास मैं क्रम व्यवस्था रीजनिंग पर लेके आया हूं, जिसको आप कहते हैं रैंकिंग टेस्ट, है ना। तो रैंकिंग टेस्ट से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम यूपीपीएससी जब लोअर पीसीएस कराता था तो उसके तीनों पेपर को उठा के देखें, या अधीनस्थ ने जो 4 पेपर उठा के ले लिए हैं उन 4 ही पेपर को अगर हम लोग उठा के देखें तो उसमें से प्रत्येक पेपर में रैंकिंग टेस्ट से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर? रैंकिंग टेस्ट से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रैंकिंग टेस्ट का पैटर्न जो आपसे पूछा गया है वो पैटर्न क्या है, उस रैंकिंग टेस्ट को हम कैसे हल कर सकते हैं, आसानी से कैसे हल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करने चल रहा हूं। तो आइए बिना समय गवाते हुए इस 45 दिन की यात्रा को आज यहीं से प्रारंभ करते हैं और इस 45 दिन की यात्रा को प्रारंभ करने में पहला मैं प्रारंभ कर रहा हूं आपका रैंकिंग टेस्ट। आइए तो रैंकिंग टेस्ट की शुरुआत हम लोग यहां से करते हैं। आइए पहले देखिए, पढ़ाने की प्रक्रिया यह है, आपसे के साथ जो है इंटरेक्शन करने की प्रक्रिया हम लोगों की ये होगी कि कोई भी जब हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो, प्रत्येक फैकल्टी के बारे में बात कर रहा हूं, कोई भी विषय या कोई भी टॉपिक जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में बनने हैं या बनने की संभावना है, उन प्रश्नों को हम तुरंत ही नीचे क्या करा देंगे बताइए, हल करा देंगे, सॉल्व करा देंगे। नीचे उन्हीं प्रश्नों को क्या करा देंगे, हल करा देंगे, ताकि उसी दिन आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारे पास ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक का परीक्षा के हिसाब से जो हमारा मूल्य है वो नीचे है। जो भी जानकारियां संस्था को आपको देनी होगी, संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां नीचे स्क्रॉल में आपको मिलती रहेंगी और स्क्रॉल में आप बैच से संबंधित, संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को जो नीचे स्क्रॉलिंग हो रहा है उस स्क्रॉलिंग में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए इस यात्रा की पहली जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं वो हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। बताइए इस यात्रा की पहली टॉपिक क्या होगी, बताइए रैंकिंग होगी आपकी। आइए रैंकिंग इस यात्रा की पहली टॉपिक है। थोड़ा मैं पेन सेट कर लूं यहां पे आपका और इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद मैं वो प्रश्न भी कराने वाला हूं जो अधीनस्थ की परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं रैंकिंग के इस विषय से। क्लियर? रैंकिंग में टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग, या सरल भाषा में हम कहते हैं अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। न्यूनतम संख्या ज्ञात करना।
क्लियर? इसी को हम कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ नंबर। ओवरलैपिंग ऑफ नंबर। अलग अलग परीक्षाओं में अगर हम लोग देखें तो अलग अलग तरीके से आपसे प्रश्न पूछा गया है। अलग अलग परीक्षाओं में अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके से आपसे प्रश्न ओवरलैपिंग से पूछा गया है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम अधिकतम संख्या की बात करें तो अधिकतम संख्या से जो प्रश्न पूछे जाने की बारंबारता है वो 1% है। लेकिन अगर हम न्यूनतम संख्या की बात करें तो न्यूनतम संख्या से जो प्रश्न पूछे जाने की बारंबारता है वो 99% है। और जब भी इससे आपके प्रश्न पूछे गए हैं तो अधिकतर केसेज में अगर हम देखें तो प्रश्न आपके मिनिमम नंबर से ही पूछे गए हैं, न्यूनतम संख्या से ही पूछे गए हैं। तो हमें तय करना है कि ऐसा न्यूनतम संख्या में क्या है, ऐसा इस स्ट्रक्चर में क्या है कि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि यहां पर 3 से 4 संभावनाएं हमारी ऐसी बनती हैं जो इस प्रश्न को आसान होते हुए भी हमें गलत करा देती हैं। और ये यूपी पीसीएस की, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो चाहे लोअर पीसीएस की परीक्षा इससे पहले हुई हो, और अधीनस्थ का एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें मैथमेटिकल अप्रोच होता है। इससे टॉपिक आपका रीजनिंग में खूब पूछा जाता है और खूब ध्यान में रखिए बातें इसमें आपकी की जाती है। क्लियर? तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इस टॉपिक की। शुरुआत करते हैं, अच्छे से शुरुआत करते हैं। क्लियर? चलिए, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न में 3 तरह की विषय वस्तु हमारी होती है अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के माध्यम से। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा पहले अधिकतम संख्या के बारे में, ध्यान से सुनिए, अधिकतम संख्या के बारे में मैंने यहां पे लिखा। पहले मैं इस पर बात करता हूं जो बिल्कुल आसान है। क्लियर? तो अधिकतम संख्या होती क्या है? जैसे मैंने कहा कि एक पंक्ति में प्रारंभ से, अभी सवालों पर भी आएंगे, अभी मैं सांकेतिक रूप में बना देता हूं। एक पंक्ति में प्रारंभ से सुमित का स्थान 10वां है। मैंने कहा इसी पंक्ति में अंत से राजेश का स्थान 8वां है। और फिर मैंने आपसे कहा कि इन दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति बैठे हैं। क्या बैठे हैं? 5 व्यक्ति। तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या होगी? कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको बेसिक से देखें तो मैंने कहा सुमित का स्थान 10वां, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां स्थान यहां पर हो गया सुमित का। क्लियर है? ये सुमित का स्थान हो गया। कहां से? प्रारंभ से, जो आपने बनाया। फिर आपने कहा अंत से राजेश का स्थान 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां स्थान हो गया अंत से राजेश का। और इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे थे? 5। तो आपने कहा 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्ति इनके बीच में बैठ गए। अगर हमें अधिकतम संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम इन सबको जोड़ देंगे। मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आगे आपको ये चीजें अभी काम देंगी। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो आपने कहा इस सब का सम कितना हो गया? 23 हो गया। तो आपने कहा सर इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 23 हो सकती है। तो कुल संख्या या अधिकतम संख्या का मतलब यहां पर यह होता है कि उस व्यवस्था में हम अधिकतम कितने व्यक्ति बिठा लें या कितने व्यक्ति हम बैठा दें कि हमारा वो अप्रोच, वो व्यवस्था एक पूर्ण हो जाए। हमारी वो व्यवस्था पूर्ण हो जाए तो जितनी संख्या हमको दी गई होती है उस संख्या में हम किसी भी व्यक्ति को एलिमिनेट नहीं करते बल्कि सबको क्या कर देते हैं? सम कर देते हैं। अब यहां पर आपको समझना क्या है वो आप समझ लीजिए। जो मध्य में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं या जो व्यक्ति मध्य में बैठे होते हैं इनकी संख्या को हम कहते हैं एमडी, मिडिल डिजिट, जो आपकी समझने की चीज है। क्लियर? हम अधिकतम संख्या पढ़ रहे हैं और अधिकतम संख्या में मैं आपको जो समझा रहा हूं वो मैं ये समझा रहा हूं कि जो व्यक्ति मध्य में बैठे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? एमडी, मिडिल डिजिट। या हम पूरा लिखें तो इसको क्या कहते हैं? मिडिल डिजिट। आगे आपको काम आएगा। क्लियर? इसके बाद अब 2 नंबर और बचते हैं, एक स्थान प्रारंभ से और एक स्थान अंत से। तो जब हम मिडिल डिजिट को छांट के अलग कर लेते हैं या जब हम मिडिल डिजिट को देख लेते हैं तो हम ये तय करते हैं, मिडिल डिजिट को देखने के बाद यहां पर हम ये तय करते हैं कि जो 2 संख्याएं हमारी बची हैं उसमें जो छोटी संख्या होगी वो एसडी होती है, जिसको हम कहते हैं स्मॉलर डिजिट, एसडी।
मिडिल डिजिट सबसे पहले छांट लेंगे, इसके बाद इस प्रक्रिया को कंपेयर करेंगे तो जो छोटी संख्या होती है उसको हम कहते हैं एसडी स्मॉलर डिजिट, और जो बड़ी संख्या होती है इसको हम कहते हैं बीडी बिगर डिजिट। क्या कहते हैं? बिगर डिजिट। ये जो पूरा खेल है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इन्हीं तीन संख्याओं पर निर्भर करता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मिडिल डिजिट को छांटना है, एमडी को छांटना है। सबसे पहले आपको मिडिल डिजिट या एमडी को छांटना है। इसके बाद जो संख्याएं बचती हैं उन संख्याओं में आपको देखना है जो बची छोटी संख्या है वो हमेशा क्या होगी, एसडी, और जो बड़ी संख्या है वो हमेशा क्या होगी, बताओ, बीडी। क्लियर? एमडी को छांटने के बाद तो जब हम अधिकतम संख्या लेते हैं तो हमारा सीधा कॉन्सेप्ट क्या होता है बताइए, हम कहते हैं एसडी प्लस एमडी और प्लस बीडी। अगर हम तीनों को ही जोड़ दें तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एसडी यहां पर क्या था, आपने क्या कहा बताओ, 8, प्लस एमडी क्या था बताओ, 5, और प्लस बीडी क्या था बताओ यहां पर, तो आपने क्या कहा बताइए, 10। तो 10 और 5 15 और 8 कितना हो गया यहां पे 23। तो यहां पे उत्तर हमारा क्या हो गया, 23। तो अधिकतम संख्या तो हमारी 23 आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा इस प्रश्न के पूछे जाने की बारंबारता 1% है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट कैरी नहीं होता। अब कॉन्सेप्ट कैरी कहां होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे कहा अगर हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है, क्लियर, तो न्यूनतम संख्या को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। किसी व्यवस्था में कम से कम हम कितने व्यक्ति बिठा लें कि वो व्यवस्था पूर्ण हो जाए। फिर ध्यान दीजिए, किसी व्यवस्था में हम कम से कम कितने व्यक्ति बिठा लें कि वो दोनों ही कंडीशन से व्यवस्था सेटिस्फाई कर जाए। जैसे मान लीजिए इतनी चीज तो मैं लेता हूं कॉन्सेप्ट हल करने को, और इतनी चीज में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे मैंने एक बात कही कि एक पंक्ति में मैंने कहा कि राजेश का स्थान एक पंक्ति में, ध्यान से सुनिएगा, प्रारंभ से 15वां है, प्रारंभ से 15वां है। और मैंने कहा सुमित का स्थान अंत से उसी पंक्ति में 10वां है, 10वां है। और मैंने कहा इन दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति बैठे हैं। इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति बैठे हैं। अब हमें यहां पर कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। अगर हमें अधिकतम संख्या ज्ञात करनी होती तो हम तीनों को जोड़ देते, सवाल खत्म हो गया था। न्यूनतम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए हमें एक ऐसी कंडीशन बनानी है यहां पर कि ये हमारा सेटिस्फाई भी हो जाए और हमारा कम से कम लोग। तो राजेश का स्थान आपने कहा सर 15वां है, तो हमने राजेश का स्थान प्रारंभ से 15वां बनाना शुरू किया। यहां से स्ट्रक्चर में ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और ये हमने कहा ये राजेश का स्थान 15वां है, कहां से, प्रारंभ से, और पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई। अब दूसरी कंडीशन में आपने कहा कि मध्य में 5 व्यक्ति बैठे हैं, किस किस के, राजेश के और सुमित के। तो अगर हम इसको राजेश माने तो हम मध्य के 5 व्यक्ति इनको मान लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 व्यक्ति मध्य में हो गए। अगर ये 5 व्यक्ति मध्य में हो गए तो किस किस के मध्य में 5 व्यक्ति बैठे हैं, सुमित के और राजेश के। तो ये स्थान हमने मान लिया किसका हो गया, सुमित। अब गौर से देखिए, 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, क्या कि राजेश का स्थान प्रारंभ से 15वां हो गया, पहली कंडीशन, और मध्य में 5 व्यक्ति बैठ गए सुमित और राजेश के। ये अगर यहां पर राजेश है तो 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्ति मध्य में बैठ गए, किस किस के, राजेश के और सुमित के। तो 5 व्यक्ति यहां पे मध्य में है। तो सुमित का स्थान यहां पे कौन सा हो गया बताइए, यहां से। अब तीसरी कंडीशन है कि सुमित का स्थान कौन सा था, 10वां। जब हम यहां से गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये स्थान हो रहा है अंत से 7वां। हमें क्या करना है बताओ, 10वां करना है। अगर हम 3 व्यक्तियों को और खींच दें तो हमारी तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। यहां पर सुमित का अंत से स्थान 10वां हो गया, राजेश का प्रारंभ से स्थान 5वां हो गया, और मध्य में 5 व्यक्ति भी बैठ गए। आप गिन लीजिए, देखिए इन 3 लाइन को खींचने से राजेश के स्थान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, राजेश के स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5, इसका स्थान 15वां ही है।
1 2 3 4 5 5 व्यक्तियों के भी बैठने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो राजेश और सुमित के बीच में 5 व्यक्ति भी हैं। अब सुमित का स्थान 10वां हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये व्यवस्था हमारी सेटिस्फाई कर गई। तो जहां अधिकतम संख्या में 15 और 5 20 और 10 30 हो रहे थे, वहां न्यूनतम संख्या में अगर हम लोग यहां से गिन दें तो 18 व्यक्तियों में ही यह हमारी व्यवस्था पूरी हो गई। तो न्यूनतम संख्या का मतलब कितना हो गया? 18। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता परीक्षा में कि हम इतनी लाइंस खींच सके, क्योंकि जब 15-20 व्यक्ति हैं तो आप लाइंस खींच सकते हैं, लेकिन अगर पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 200 दे दी गई तो हम परीक्षा में लाइन खींचने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए होता है कि जिसमें हम देखते ही सवालों को हल कर सके। अगर हम उस कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैंने अभी आपसे बताया था कि 3 तरह के डिजिट होते हैं। तो अगर मैं कहूं सबसे पहले आपको किसको पहचानना है? मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को। तो बताओ मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को हम लोग यहां पे क्या कहते हैं? तो आपने कहा था सर इसको हम कहते हैं एमडी, मिडिल डिजिट। अब जो 2 संख्याएं बचती हैं उनमें से जो छोटी संख्या होती है उसको हम कहते हैं एसडी, इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, और जो बड़ी संख्या होती है इसको हम कहते हैं बीडी, बिगर डिजिट, मिडिल डिजिट, स्मॉलर डिजिट। सबसे पहले एमडी छांटना है, फिर जो बची हुई 2 संख्याएं हैं उसमें आपको एसडी और बीडी यहां पर क्या करना है? छांटना है। तो यहां पर अगर एमडी हम लोग यहां पर छांट लिए यहां पर, तो अब हमारा ये क्या हो गया बताओ? यहां पर लिखना है हमें SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। तो जब भी न्यूनतम संख्या हमसे पूछी जाए हमें कुछ नहीं करना है, हमें लाइन भी खींचने की जरूरत नहीं है, हमें एक सिंपल अप्रोच लेना है न्यूनतम संख्या के लिए। यहां से बताओ क्या? SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। अगर आपने सब कुछ देख लिया है तो बताओ SD का मान यहां पर कितना है? आसानी से देख लीजिए। SD का मान यहां पर क्या लिया था आपने? बताओ 10, माइनस MD आपका कितना था बताओ? 5, और माइनस 2 हो गया, और प्लस BD यहां पे आपका कितना था बताओ? 15। अगर हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लें तो 10 में से 5 गया 5 बचा, और 5 में से 2 गया कितना बचा? 3 बचा, और 3 में जब हमने 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया बताओ? 3 में जब हमने 15 जोड़ दिया तो कितना हो गया बताओ? 18। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो गया? 18। तो जो हमको इतना काम करने की जरूरत थी अब हमें इतना काम करने की जरूरत नहीं है, और हम सीधे ही न्यूनतम संख्या ला सकते हैं। तो अब अगर आपके परीक्षा में सवाल आए तो हम 2 से 3 सेकंड में सवाल को हल कर सकते हैं। केवल आपने एमडी, सबसे पहले एमडी को छांट लीजिए मध्य की संख्या को, इसके बाद फिर बीडी और एसडी को छांट लीजिए, और कोई लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दीजिए एसडी माइनस एमडी माइनस 2 प्लस बीडी। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट यहां पे क्या हो जाएगा बताइए? क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आइए अब जैसे मान लीजिए एक ही एज में अगर हम दोनों सवाल को लिख दें, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक कंडीशन ये है कि एक पंक्ति में एक्स का स्थान प्रारंभ से एक्स का स्थान बताइए एक पंक्ति में, यहां पर मैंने कहा 22वां है। क्लियर? फिर मैंने कहा y का स्थान अंत से उसी पंक्ति में 16वां है, और मैंने कहा इन दोनों के मध्य में मैंने आपसे कहा 8 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 8 व्यक्ति। अब अगर हमें इसमें एक ही सवाल में मैं आपसे दोनों ही कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर कर लूं कि हमें यहां पर मैक्सिमम नंबर भी चाहिए और हमें यहीं पर मिनिमम नंबर भी चाहिए, मिनिमम नंबर भी हमें यहां पर चाहिए। तो अब मैक्सिमम और मिनिमम नंबर को हम कैसे वो कर सकते हैं? कोई हमें यहां पर दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। कैसे हम इसको हल करेंगे बताइए? यहां पर अगर मैक्सिमम नंबर की यहां पर बात हो तो मैक्सिमम नंबर को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? आपको पता है एसडी प्लस एमडी प्लस बीडी, और न्यूनतम संख्या के लिए एसडी माइनस एमडी माइनस 2 और प्लस हम क्या करेंगे बताओ? बीडी करेंगे। क्लियर? अगर हमें यहां पे संख्या को देखना है तो हमें केवल छांटना है। तो मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को आप क्या कहते हैं? एमडी। अब जो 2 अंक बचे हैं इसमें ये बड़ा है तो ये क्या हो गया? बीडी, और ये क्या हो गया बताओ? एसडी। हमने जब तीनों को छांट लिया तो यहां पर जोड़ दीजिए, एसडी कितना है? 16, एमडी कितना है? 8, और बताओ बीडी कितना है? 22। ये 22 और 8 कितना हो गया? 30,
और 30 और 16 कितना हो गया 46। तो यहां पे हमारा उत्तर क्या होगा बताओ 46। और अगर मिनिमम नंबर हमें यहां पे देखना है एसटी माइनस एमडी माइनस 2, तो बताइए एसटी कितना था हमारा 16 माइनस एमडी कितना था बताओ यहां पर आप कहेंगे 8 और माइनस 2 और प्लस बीडी बताओ हमारा यहां पे कितना था 22। तो यहां पे अगर हमने 22 लिख दिया तो 16 में से 8 गया कितना बचा 8 और 8 में से 2 गया कितना बचा 6 और 22 और 6 कितना हो गया 28। तो न्यूनतम संख्या यहां पर क्या आ गई बताओ 28 और अधिकतम संख्या क्या आ गई 46। डाटा एक ही था और उसी से हमने दोनों नंबर यहां पे क्या कर दिए निकाल लिए। तो अगर हम विस्तार में देखें तो एक ऐसी व्यवस्था जो अधिकतम व्यक्तियों को बिठाल के पूर्ण की जाती है अधिकतम संख्या, और कम से कम व्यक्तियों को बिठाल के जब उसी व्यवस्था को हम पूर्ण कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं पंक्ति की न्यूनतम संख्या। यह सवाल लगातार अधीनस्थ यूपी पीसीएस कमीशन द्वारा आपसे पूछा जाता है और पूछा जाता रहा है, और पिछले 2 वर्ष ये सवाल आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में भी आपसे पूछा गया है। अगर आप पेपर पलट के देखें तो ये सवाल आपको यहां से मिल जाएंगे। अब अधिकतम संख्या की तो कोई भी कंडीशन नहीं है, लेकिन न्यूनतम संख्या का एक और पैरामीटर यहां पर आपका आता है। न्यूनतम संख्या को हम हर स्थिति में ज्ञात नहीं कर सकते। इस पूरे टॉपिक को अगर हम लें तो जैसे आपने कहा कि सर अगर हमें न्यूनतम संख्या निकालनी होगी तो हम कहेंगे एसडी माइनस एमडी माइनस 2 और प्लस बीडी। ठीक है, यही कहा आपने। चलिए अगर हम इसको कहेंगे तो ये हर जगह फॉलो आपका नहीं होता। क्लियर, इसमें भी कंडीशन है क्या, अगर एसडी माइनस एमडी का मान 2 से कम हो, आईएएस ने आपसे यही सवाल पूछा था, 2 से कम हो तो न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। अब आपको यह ध्यान देना है, ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और यदि एसडी माइनस एमडी का मान 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो न्यूनतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान ये देना है आपको यहां पर कि जब कोई सवाल आए तो अंधाधुंध हमें सवाल नहीं लगाना है। हो सकता है वो सवाल लगाने की हमें आवश्यकता ही ना हो, क्योंकि यदि एसडी माइनस एमडी का मान 2 से कम है तो आपको सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चौथे ऑप्शन पर चले जाइए, क्या कि ज्ञात या निश्चित नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी सवाल की कंडीशन आपको दी गई, एक कंडीशन में लिख रहा हूं कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए मैंने कहा कि जॉन एक व्यक्ति है और जॉन का प्रारंभ से स्थान एक कंडीशन में 10वां है। क्लियर है? उसी में एक और व्यक्ति है, क्लियर है, राज, उस राज का अंत से स्थान उसी पंक्ति में मैंने आपसे कहा कि 18वां है। क्लियर? अब मैंने यहां पे एक और कंडीशन ली, अगर इन दोनों के मध्य में 9 व्यक्ति बैठे हो, 9 व्यक्ति बैठे हो, तो अधिकतम संख्या को तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम न्यूनतम संख्या पर आए तो हमें तुरंत चेक कर लेना, ये क्या हो गया बताओ एमडी, ये क्या हो गया बताओ बीडी, और ये क्या हो गया बताओ एसडी। क्लियर? अब अगर हम देखें तो यहां पे एसडी माइनस एमडी का मान 10 में से अगर हम 1 घटा दें तो एसडी हमें चेक कर लेना है, एसडी माइनस एमडी का मान यहां पर कितना है 1, इसका मतलब है ये मान 2 से कम है। आप सीधे चौथे ऑप्शन पर चले जाइए कि न्यूनतम संख्या को हम निश्चित या ज्ञात नहीं कर सकते। अधिकतम संख्या तो निकल आएगी, लेकिन हम न्यूनतम संख्या को यहां पर ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एसडी माइनस एमडी का मान यहां पर क्या हो गया बताओ 2 से कम हो गया। तो जब भी एसडी माइनस एमडी का मान 2 से कम हो तो हम न्यूनतम संख्या को यहां पे ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अब इसके इतर अगर हम देखें
यदि एस डी माइनस एम डी का मान 2 या 2 से अधिक हो जाए तो हम न्यूनतम संख्या को ज्ञात कर लेंगे। अधिकतम संख्या हम प्रत्येक परिस्थिति में ज्ञात कर सकते हैं, यहां पर हमें कोई भी समस्या नहीं है। मान लीजिए इसी वैल्यू को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैंने कहा मध्य में जो आपके 9 व्यक्ति बैठे थे, इस वैल्यू के हिसाब से अगर मैं कह दूं कि यहां पर मध्य में 6 व्यक्ति बैठे हैं, अब ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। यहां से आप आराम से इसको कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस कंडीशन में देखें तो एस डी क्या है बताओ 10, और अब एम डी क्या है 6, और 10 में से 6 गया 4, तो यहां पर अगर आप फॉर्मूला लगा देंगे तो तुरंत आ जाएगा। एस डी बताओ क्या है, कितना बताओ 10 है, और एमडी क्या है 6 - 2, और प्लस बीडी क्या है आसानी से देखिए 18। अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो 10 में से 6 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, और 18 और 2 कितना हो गया 20। तो न्यूनतम संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी बताइए, व्यक्तियों की 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 20। गौर से देखिए, हम लोअर पीसीएस के क्रैश कोर्स में वही सवाल पढ़ेंगे। जैसे अगर एक रीजनिंग को मैं आपको पढ़ाऊं तो एक रीजनिंग में घड़ी को मैं आपको 10 दिन में भी पढ़ा सकता हूं और घड़ी को मैं आपको 1.5 घंटे में भी पढ़ा सकता हूं। तो क्रैश कोर्स की क्लासेज आपकी थोड़ी सी बड़ी होंगी, लेकिन इसमें वही चीजें आपको बताई जाएंगी जो आपके लिए आवश्यक है। और अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि उन्हीं प्रश्नों में से, उन्हीं जवाबों में से, या उन्हीं जो हमने लोगों ने ये जो सेशंस किए हैं, इन्हीं में से 80 से 85% प्रश्न आपको मिल जाएंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे आप करके। तो फिर मैंने एक बात बोली थी, ये भूल जाइए पिछले 45 दिनों में आपने क्या किया, बस ये याद रखिएगा अगले 45 दिनों में आप क्या कर सकते हैं। जो हमारे छोटे बड़े उस बैच में लोअर पीसीएस के एडमिशन लिए थे, उन्हें फाउंडेशन से हम लोगों ने पूरा पढ़ाया है, और मैं ऑनलाइन लाइव कह रहा हूं 505 वीडियो पिछले 2.5 महीने में हम लोगों ने वहां पे दिए हैं। लगभग 7 से 8 वीडियो डेली उनको पे आया। क्लियर? जो लोग देख रहे हैं वो इस चीज पे कमेंट भी कर सकते हैं और वो अपनी राय यहां पर दे सकते हैं। क्लियर? तो अब लेकिन उतना समय नहीं है। आप में से कुछ लोगों का जो अलग अलग जगह व्यस्त थे, जब उनका फोन आया, उनके संदेश आए कि सर कोई ऐसा बैच जो क्रैश कोर्स हो, तो हम लोगों ने ये बैच प्लान किया। ये बिल्कुल स्वतंत्र बैच है, इसका पहले बैच से कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर? अब जैसे इससे जो परीक्षा में प्रश्न बने हैं, उन प्रश्नों को अगर हम लोग देखें कि वो प्रश्न हम कैसे हल कर सकते हैं, आइए। तो परीक्षा के प्रश्नों को हल करने के लिए यहां पर क्या है, देखिए आइए। अब आसानी से उन प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, आइए बताता हूं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे एक प्रश्न आपके सामने है, यहां पर देखिए, आइए आप ही लोग पढ़िए और उत्तर तुरंत कर दीजिए। देखिए क्या लिखा है, यहां पे लिखा है एक पंक्ति में, यहां से देख लें, आप लोगों को प्रश्न साफ दिख रहा होगा। लिखा है एक पंक्ति में राजेश प्रारंभ से 8वें स्थान पर है और अजय अंत से 5वें स्थान पर है। क्लियर है? गौर से देखिए। फिर लिखा है यदि दोनों के बीच में अभी वो लॉक हो गया। एक पंक्ति में राजेश प्रारंभ से 8वें स्थान पर है और अजय अंत से 5वें स्थान है। यदि दोनों के बीच में 2 विद्यार्थी हो तो कुल विद्यार्थियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब देखिए 2 विद्यार्थी, अगर यहां पे हम देखें तो ये हमारे लिए एमडी हो गया कि नहीं। अब अगर हमें देखना है, एक अंक 8 है और एक 5 है, तो निश्चित ये 5वां अंक जो है ये छोटा है, एसडी हो गया, और ये जो 8 अंक है ये हमारे लिए क्या हो गया बताओ, बीडी हो गया। 2 संख्याएं निकालनी है। अगर हमें अधिकतम संख्या निकालनी है, पहले चेक कर लीजिए एसडी माइनस एमडी का अंतर कितना है। तो 5 में से 2 गया तो क्या बचा, 3 बचा। इसका मतलब है 2 से अधिक है। तो यहां पर हम अधिकतम संख्या को भी निकाल सकते हैं और न्यूनतम संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर यहां पर हम लोग देखें तो अधिकतम संख्या एसडी प्लस एमडी प्लस बीडी तुरंत निकालना है। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो 8 और 5 13, और 13 और 2 कितना हो गया 15। तो ये उत्तर आपका हो गया 15। लेकिन चूंकि तीनों में 15 है इसलिए दिक्कत है। अब एक हम न्यूनतम संख्या को अगर लें तो एसडी माइनस एमडी माइनस
2 और प्लस बी डी यहां पे हमारा हो जाएगा। अब देखिए एस डी यहां पे कितना है बताओ, तो आपने कहा सर एस डी 5 है, एम डी 3 है और -2 और प्लस बी डी यहां पर कितना है बताओ, बी डी यहां पर 8 है। अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो 5 में से 3 गया कितना बचा 2 और 2 में से 2 गया कितना बचा बताओ, 5 में से 3 गया कितना बचा बताओ 2 और 2 में से 2 गया बताओ कितना बचा 0। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा बताओ, 8 आ जाएगा। तो ये 8 हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम संख्या हो जाएगा। तो एक हमारा हो जाएगा 15 और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बताइए 8। फिर से देख लीजिए एस डी माइनस एम डी -2 प्लस बी डी यहां पर देखना है। तो देखिए न्यूनतम संख्या एस डी माइनस एम डी -2 और प्लस यहां पे क्या होगा बताओ बी डी। देखिए तो यहां पे एस डी कितना है, यहां पे गौर से देख लीजिए। तो एस डी आपने कहा सर 5 है, क्लियर। एम डी कितना है यहां पर, एम डी आपने कहा कितना है बताइए, एम डी दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 2 विद्यार्थी हैं और यहां पे 2 और प्लस बी डी। अब गौर से देखिए तो बी डी यहां पे कितना है, बी डी 8 है, क्लियर। तो 5 में से 2 गया 3 बचा और 3 में से 2 गया 1 बचा और 1 अगर यहां पे बचा है तो यहां से निकलेगा 1 और यहां से 8 और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो यहां पे अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 15 और न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी बताइए 9 हो जाएगी। अधिकतम संख्या 15 हो जाएगी और न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी यहां पे 9 हो जाएगी। अगले सवाल का उत्तर आप ही लोग करें, गौर से देखें क्या लिखा है बताओ। एक पंक्ति में प्रकाश प्रारंभ से 27वें स्थान पे, पीसीएस में पूछा गया सवाल है, और संजय अंत से 15वें स्थान पे। दोनों के बीच में कितने लोग हैं 8 लोग हैं। तो ये एमडी हो गया। अगर हम इसका आंसर 1 सेकंड में करना चाहें अधिकतम और न्यूनतम संख्या, तो अधिकतम में दिक्कत नहीं है, अब आराम से करिए 27, 15 और 8 तीनों को जोड़ दें तो अधिकतम निकल आएगा, निकल आएगा नहीं। तो 27 और 15 42 और 42 और 8 कितना हो गया 50। तो अब एक तो 50 होगा लेकिन 3 ऑप्शन में 50 है, इसलिए हम यहां से निर्णय नहीं ले सकते। तो अब हम कहेंगे एस डी माइनस एम डी -2। तो एस डी हमारा क्या होगा बताओ 15। तो हमने कहा 15 माइनस एम डी कितना है 8 और -2 और प्लस बताओ बी डी हमारा कितना होगा 27। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 2 गया कितना बचा बताओ 5 और 5 में 27 जोड़ दिया तो कितना हो गया 32। तो यहां पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बताइए 32 हो जाएगा। तो एक हमारा 50 आया, एक हमारा 32 आया। तो यहां पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 50 और 32। क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी प्रक्रिया में। अगर तीसरे प्रश्न को देखें, एक पंक्ति में जॉन प्रारंभ से 18वें स्थान पर है और जैकी 22वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 17 व्यक्ति बैठे हों। अब गौर से देखिए न्यूनतम संख्या केवल ज्ञात करनी है और मिडिल टर्म हमारा कितना हो गया बताओ 17। अगर मिडिल टर्म 17 हो गया तो एस डी हमारा कितना है 18। गौर से देखिए एस डी माइनस एम डी का अंतर 1 है। अगर एस डी माइनस एम डी का अंतर 1 है तो इस प्रश्न को हल करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा क्या हो गया अज्ञात, या तो हम निश्चित नहीं कर सकते, क्लियर, या तो हम इसको निश्चित नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात। हाँ, और अगला प्रश्न है यहां पर चौथा प्रश्न है। देखिए राहुल एक पंक्ति में प्रारंभ से 27वें स्थान पर है। आप लोग इसका उत्तर कर दें तो बड़ी खुशी होगी मुझे। 27वें स्थान पर है और सुमित अंत से 22वें स्थान पर है और दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। कोई समस्या नहीं, न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो बताइए हम कहेंगे एस डी 22 माइनस एम डी 5 -2 और प्लस बी डी कितना होगा बताओ 27 होगा। तो 22 में से 5 गया कितना बचा बताओ 17 और 17 और 2 कितना हो गया बताओ 22 में, हाँ 22 में से 5 गया कितना बचा 17 और 17 में से 2 गया कितना बचा 15 और 15 में अगर हम 27 जोड़ दें तो क्या होगा 42। तो यहां पे हमारा उत्तर क्या होगा 42। तो हम आसानी से अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं को क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर हमें याद रखना है। क्लियर। तो आज इस विषय पे मैं इतनी ही बात करूंगा। क्लियर। बाकी मेरे बाद बारी बारी से और लोग आएंगे। एक ही कंबाइंड वीडियो में 3 विषय आपके हैं। इससे पहले भी एक वीडियो आपके पास आया होगा। तो डेली ये प्रक्रिया इसी तरह चलेगी। 1.5 घंटे के आपके 2 वीडियो जिसमें 6 विषय आपके हम लोग कवर करेंगे। क्लियर। अब यहां पे हम लोग देखें एक चीज और, जैसे मैं जिस चीज पे बात कर रहा था 45 दिन का एक क्रैश कोर्स है। अगर देखिए किसी भी चीज को परीक्षा को पास करने के लिए देखिए ये पूरा आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम जिसको आप कहते हैं। एक अच्छा परीक्षार्थी ये जानता है कि हमें
क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम ये जान गए कि क्या पढ़ना है तो हमें ये पता होगा रीजनिंग की भाषा में क्या नहीं पढ़ना है। इसका मतलब है इतना सिलेबस अगर ये पूरा पढ़ना होता तो इसको हम कहते हैं फाउंडेशन बैच है आपका, जिसमें हमने 3 महीने में पूरा पढ़ाया है, उसमें यह भी समाहित है। अब हम आपको इतना ही पढ़ाने चल रहे हैं जो आपके लिए अनिवार्य है, और इसके लिए जो हमने समय सीमा तय की है वो क्या की है, 45 दिन, और 45 दिन में इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। 16 तारीख से प्रक्रिया एडमिशन की शुरू होगी, आप लोग तब तक। तो समर्थन ने वीडियो कैसा लगा नीचे जरूर डिस्क्रिप्शन में लिखिए। आप लोगों के सकारात्मक कमेंट हमारी संस्था की ऊर्जा है, उत्साह है। क्लियर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्रम, अगला विषय तुरंत आपके सामने बिना देरी। वेलकम प्यारे बच्चों, टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं डॉक्टर संतोष आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ाने आया हूं, और आपको यह बताते हुए अत्यंत खुशी और हर्ष हो रहा है कि विगत दिनों में 24 फरवरी को जो पीसीएस लोअर का जो बैच शुरू हुआ था, उस बैच में बेटा लगभग 5000 से अधिक बच्चों ने विश्वास जताया, और ये वही विश्वास है जिस पर हम सभी जिंदा हैं। और उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हम सभी पूरी टीम, सशक्त टीम द्वारा 500 से अधिक, 550 से अधिक वीडियोज द्वारा आपकी तैयारी कराई गई, उसकी पीडीएफ फाइल्स बनाई गई, जो सभी आपकी सफलता में एक मील का पत्थर साबित होंगी। प्यारे बच्चों, अभी थोड़ा वक्त बचा हुआ है परीक्षा होने में, तो टीम ने यह महसूस किया कि एक क्रैश कोर्स चलाया जाए मात्र 45 दिनों का। मात्र 45 दिनों के इस क्रैश कोर्स में एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, शुद्ध रूप से परीक्षोपयोगी, इसके पहले जो भी आपको पढ़ाया गया वो परीक्षोपयोगी था और डिटेल में था, डीप में गहराई थी। अभी क्या है कि उन पर फोकस किया जाना चाहिए जहां से प्रश्न आते हैं। जहां से प्रश्न आते हैं तो पूरी टीम का यह विचार रहा कि जो है कि जहां से प्रश्न आते हैं उन विषयों को, उन बिंदुओं को, उन जो है कि विचारों को टच किया जाए, और आपकी जो मेमोरी है उसमें फीड करने की कोशिश की जाए, जिससे आप परीक्षा में सफल हो, और आपकी सफलता ही तो हम सभी का उद्देश्य है। तो इसी लिहाज से बेटा, हालांकि ये जो क्रैश कोर्स है ये शुरू होगा आगे, और जो है कि लगभग 15 या 16 जून से जो है कि इसकी तिथि घोषित की जाएगी, वो प्रोसेस बाद में होगी। परंतु उसके पहले जो आइए हम लोग शुरू कर देते हैं, वो प्रक्रिया चलती रहेगी, आप जो है उसमें शामिल होते रहेंगे। परंतु आइए हम लोग जो है कि शुरू करते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ाने की कोशिश में। हमें आपका सहयोग, आशीर्वाद और शुभेच्छा चाहिए। धन्यवाद। आइए बेटा, हम लोग जो है कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की यह यात्रा शुरू करें। क्रैश कोर्स में उन्हीं बिंदुओं को टच किया जाएगा शार्ट रूप में। आइए, तो सबसे पहले जो है कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान क्या है? भारत आप जानते हैं हमारा देश है, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, भारत हमारा देश है। और संविधान का मतलब होता है संविधान, जिसमें सभी को बराबरी का अधिकार है, सबके लिए विधान एक है। संविधान इक्वलिटी, लॉ की नजर में सब विधि के समक्ष समता, सबके लिए एक ही विधान रहेगा, और जो है कि इसे संविधान कहा जाता है। और ये जो संविधान है, संविधान में आदर्श हैं। संविधान में क्या है? हमारे संविधान में आदर्श दिए गए हैं, और इन आदर्शों को व्यवहारिक रूप में परिणित करने के लिए राज्य व्यवस्था बनाई गई है। व्यावहारिक
व्यवहारिक रूपों में परिणित करने के लिए राज्य व्यवस्था अपनाई गई है। तो अगर संविधान सिद्धांत है, अगर संविधान सिद्धांत है तो उस सिद्धांत को लागू करने के लिए, उन सिद्धांतों का पालन करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई, और उस एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? राज्य व्यवस्था। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का इतना सा अभिप्राय है, ठीक है। अब भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आप जानते हैं बेटा, संविधान में हमारे अध्याय दिए गए हैं, ठीक है। वे अध्याय भागों में विभक्त हैं, भाग अनुच्छेदों में विभक्त हैं, अनुच्छेद, इसके बाद फिर परंतुक हैं, परंतुक के बाद उपपरंतुक हैं, उपपरंतुक हैं। अब अध्याय को आप जानते ही हैं, लेसन कहा जाता है, ये पार्ट हैं, भाग हैं। अनुच्छेद आर्टिकल कहे जाते हैं, परंतुक क्लाज कहे जाते हैं, और उपपरंतुक सब क्लाज कहे जाते हैं। उपपरंतु क्या कहे जाते हैं? सब क्लाज कहे जाते हैं। इस लिहाज से अगर आप देखें तो हमारा संविधान जो है कि शुरुआत में जब बना तो 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे बेटा? 395 अनुच्छेद थे। परंतु वर्तमान समय में इनकी संख्या बढ़कर अधिक हो गई है। वर्तमान समय में आप देखिए तो 25 भाग हो गए, 12 अनुसूचियां हो गई, अनुच्छेद तो 450 से भी अधिक हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान लचीला है, इलास्टिसिटी है, कठोरता और लचीला का सम्मिश्रण है, इसलिए परिवर्तन होता रहता है, समय बदलता है, काल बदलता है, परिस्थिति बदलती है, और समय, काल और परिस्थितियों के अनुरूप संविधान अगर नहीं बदलेगा तो जो नहीं बदलता है वो टूट जाता है। कठोरता टूटती है, लेकिन जिसमें इलास्टिसिटी होती है, जिसमें लचक होती है, वो बदलता नहीं, वो परिवर्तित होता है। समय परिवर्तित है तो संविधान भी परिवर्तित होना चाहिए। यह बेटा हमारे संविधान की सबसे अधिक विशेषता है। आइए हम लोग संविधान की विशेषताओं की चर्चा करते हैं, संविधान की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। और संविधान की अगर विशेषता की बात करें तो हमारे संविधान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारा संविधान लिखित है और निर्मित है। लिखित और निर्मित। लिखित संविधान बेटा एक होता है लिखित संविधान, एक होता है निर्मित संविधान। लिखित संविधान, निर्मित संविधान का अर्थ है कि संविधान का एक एक वाक्य लिखा गया है। क्या किया गया है? लिखा गया है। एक होता अलिखित संविधान। अलिखित संविधान का उदाहरण है, जैसे आप देखिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में कुछ लिखा नहीं गया है, वहां पर जो संविधान है वो परंपराओं पर चलता है। ऐसा होता आया है, इसलिए ऐसा होता रहेगा। परंतु जो हमारा संविधान है वो लिखा गया है, इसीलिए संविधान लिखते लिखते इतना विशाल हो गया है। विशाल क्यों हो गया? विशाल इसलिए हो गया कि भारत में एक संघ है और इतने सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्रांत हैं, उन सब की बातें भी तो समाहित की गई हैं। तो अगर इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश है, भांति भांति के लोग हैं, तो अलग अलग नियम और कानून है, तो उनको अगर लिखना पड़ेगा। तो हमारा संविधान इसीलिए विशाल संविधान भी कहा जाता है। विशाल संविधान। अगर हम भी ब्रिटेन की तरह छोटे से होते, पिद्दी जैसा देश है, तो हो सकता है हमारा भी संविधान इतना विशाल संविधान ना होता। तो अगर लोग अलग हैं, विचारधारा अलग है, तमाम तरह के धर्म हैं, उनकी बोलियां अलग हैं, रीति रिवाज अलग हैं, कस्टम ट्रेडिशन सब कुछ तो अलग अलग है, तो सबको साथ लेकर चलने के लिए लिखना तो पड़ेगा। और जो लिखा जाता है वह लकीर हो जाता है, लकीर। तो हमारा संविधान लिखित है। निर्मित संविधान का मतलब होता है कि संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ संविधान सभा बनती है, कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा बनती है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं विधायक गण, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको संवैधानिक विकास में पढ़ाऊंगा। और जो है कि इसलिए निर्मित संविधान है, क्यों? क्योंकि हमारा संविधान जो है वह एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। तो हमारा संविधान लिखित है और निर्मित है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, कठोर एवं लचीला। कठोर एवं लचीला। बहुत ही 45 दिनों के क्रैश कोर्स में सब कुछ समेटना है बेटा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड भी होगी और कुछ चीजें छूटेंगी, कुछ चीजें छूटे, लेकिन परीक्षोपयोगी चीजें नहीं छूटेगी। तो जहां से प्रश्न कम आते हैं उन्हें बड़ी जल्दी जल्दी हम लोग जो है कि रिपीट करते हैं, और जहां से प्रश्न अधिक आते हैं वहां पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो कठोर और लचीला। कठोर और लचीला का मतलब आप जानते हैं, कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसके उपबंधों में आसानी से परिवर्तन न हो।
जिसके अनुच्छेदों में, जिसके नियमों में आसानी से परिवर्तन ना हो उसे कठोर संविधान करते हैं। जैसे हमारा संविधान कठोर संविधान भी है। क्यों? क्योंकि संविधान का जो मूल ढांचा उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता, जबकि अन्य बातों में आप तो उस लिहाज से आप तो संविधान का मूल ढांचा मतलब जो बातें प्रस्तावना में कही गई हैं, हम भारत के लोग संपूर्ण पुरुष संपन्न लोकतंत्रात्मक पथ निरपेक्ष गणराज्य की स्थापना करते हैं, लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, एकता अखंडता की बात करते हैं। यह सभी क्या है? यह सभी भारत का संविधान का मूल ढांचा है। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। तो इस लिहाज से हमारा संविधान कठोर भी है। लचीला क्यों है? क्योंकि संविधान में बहुत सारे नियम ऐसे हैं जिनमें संसद साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम बदल सकती है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तमाम ऐसी बातें हैं जिनमें परिवर्तन आसानी से हो जाए। तो अगर परिवर्तन आसानी से हो जाए तो लचीला संविधान है। अगर परिवर्तन में आसानी ना हो, परिवर्तित न कर सके, अर्थात परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन हो, तब उसे क्या कहते हैं? कठोर संविधान। तो उस लिहाज से हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। नंबर 3 में आप देखिए कि हमारे संविधान के अनेक स्रोत हैं। हमारा संविधान का अनेक स्रोत है। बेटा हमने जो है कि पूरी दुनिया में संविधान सभा के सदस्यों ने दुनिया के तमाम संविधानों का अध्ययन किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 60 देशों के संविधानों की अच्छी बातों को हमारे संविधान में, उनको भारतीय परिवेश में पिरोया गया, भारतीय परिवेश में उन्हें डुबोया गया और तब इसके बाद उन्हें लिखा गया हमारे संविधान में। तो हमारे संविधान के अनेक स्रोत हैं। दुनिया के 60 देशों के संविधानों की छाया हमारे संविधान पर पड़ती है। कितने? 60 देशों के संविधानों की छाया हमारे संविधान में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कुछ आलोचक भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। गलत बात है, उधार का थैला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मानवीय उद्देश्य है, जो हमें सिद्धांत प्राप्त करना है, वो किसी एक देश की थाती नहीं है, बपौती नहीं है, वो हमें प्राप्त करना है। आप देखिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये फ्रांस की क्रांति 1789 वहां जन्मा है। तो क्या फ्रांस का ये तीनों सिद्धांत उसका अधिकार हो गया? नहीं, हमने भी तो उसे अपनाया। दुनिया के सारे देश अपना रहे हैं। तो मानवता से संबंधित जो सिद्धांत है वो सारी दुनिया में फैल जाते हैं। इसी तरह से तमाम दुनिया के 60 देशों के संविधानों की जो अच्छी बातें थी उसे हमने स्वीकार किया, उसे हमने ग्रहण किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे देश में भी वे सारे सिद्धांत, वे आदर्श फले फूलें। नंबर 4 हमारे संविधान में बेटा एकल नागरिकता की बात की गई है। एकल नागरिकता हमारे देश की एकता अखंडता की बहुत बड़ी बात कहती है हमारे संविधान में जो एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का मतलब कि 22 राज्य, बहुत समय पहले की बात है, आज 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत एक संघ है सबका, और किसी की भी दोहरी नागरिकता नहीं। अमेरिका की तरह हमारे देश में दोहरी नागरिकता नहीं है कि केंद्र की अलग नागरिकता हो और राज्यों की अलग नागरिकता हो। नहीं, 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी भारतीय हैं सब भारत के नागरिक माने जाएंगे और निर्वाचन आयोग द्वारा सबको केवल एक ही नागरिक कार्ड बना के दिया गया है जिसे वोटर आईडी बोला जाता है। ठीक है, परंतु इस मामले में बेटा एक ठो जो है कि एक ठो विवाद है। कौन वाला? जम्मू कश्मीर में जो धारा 35A है ना, 35A वहां के नागरिकों को, 35A कहती है कि जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है वह जम्मू कश्मीर के नागरिक पहले है, और जम्मू कश्मीर की अगर कोई कन्या अगर किसी अन्य प्रदेश की भारतीय से शादी करती है तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता चली जाएगी। तो जम्मू कश्मीर की जो सरकार जम्मू कश्मीर के उस बच्ची को जो है कि विशेष रियायतें देता है, वह उसकी रियायतें, जो सुविधा है, वह छीन जाएगी। और जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अगर भारत के कहीं दूसरे प्रदेश का निवासी है तो वह जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ सकता, नौकरी नहीं कर सकता और वहां पर जो है अस्थायी रूप से बस नहीं सकता। इस मामले में एक थोड़ा सा पेच है, इसे अपवाद कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके अन्य सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है कि एकहरी नागरिकता। तो जम्मू कश्मीर वाला मैटर आप याद रखिएगा, मैं आगे इसको बताऊंगा। ठीक है, एकल नागरिकता हमारे संविधान की विशेषता है। नंबर 5 आप देखिए तो संसदात्मक शासन प्रणाली। बेटा संसदात्मक शासन प्रणाली एक होती है, संसदात्मक शासन प्रणाली एक होती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, परंतु हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है। हम संसद के सदस्यों का चुनाव करते हैं और वही सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव कर देते हैं। हम विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं और वही सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव कर देते हैं। तो हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च है, इसके बाद प्रांतों में विधानसभा,
ठीक है, तो जहां संसद सर्वोच्च होती है, आज की डेट में अगर संसद प्रधानमंत्री महोदय से कहे कि हमें आपके प्रति अविश्वास है, तो प्रधानमंत्री को बदलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जाते जाते राष्ट्रपति से कह देंगे कि संसद को भंग कर दीजिए, तो संसद भी भंग हो जाएगी, तो हम डूबेंगे सनम, तुमको भी लो डूबेगी। इसलिए सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। भारत में वही हो जाता है जो हमारी संसद कह देती है। संसद से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात, संसद किस पर चलती है? संसद संविधान पर चलती। तो एक हिसाब से देखिए तो संविधान सर्वोच्च है। संसद भी वही कानून बनाती है जो संविधान के अनुरूप है। और यह दृष्टि कौन रखती है? यह दृष्टि रखती है न्यायपालिका कि संसद उसी तरह से कानून बनाए जैसा हमारे संविधान निर्माता सोच गए थे। अगर संसद ऐसा कानून नहीं बनाती है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है जो संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। ठीक है, तो फिर भी हमारे यहां संसद को सर्वोच्च माना जाता है। ठीक, तो हमारे यहां संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसद जो कहती है वही पूरे देश में हो जाता है। ठीक है, राज्यों को भी स्वायत्तता मिली हुई है, परंतु हमारी जो शासन प्रणाली है वो केंद्र की ओर झुकी हुई है, बहुतायत मात्रा में केंद्र की ओर झुकी है। आप केंद्र राज्य संबंध जब हम आपको बताएंगे कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो उसमें आप देखेंगे कि अधिकांश विषय जो है कि केंद्र सूची में, केंद्र सूची के विषयों की संख्या बेटा 97 है, समझ गए। तो इस लिहाज से काफी उसमें है जो है कि आगे आप देखिए नंबर 6, हमारे संविधान की जो 6वीं विशेषता, वो क्या विशेषता है? उसे कहा जाता है लोक प्रभुता। हमारे संविधान की 6वीं विशेषता क्या है? लोक प्रभुता। लोक प्रभुता क्या होती है? लोक माने जन, लोक माने हम और आप, लोक माने जनता, पब्लिक, अवाम। अब प्रभुता माने सर्वोच्च पावर, सुप्रीम अथॉरिटी। तो सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है? लोग के पास है। हमने आपने वोट दिया तो आज प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, हमने आपने वोट दिया तो आज केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो किसका सरकार है? हमारी आपकी सरकार है ना। तो प्रभुता किसकी? हमारी आपकी है ना। 5 साल बाद फिर वो आएंगे, हमारे आपके सामने अपने कार्यों की फेहरिस्त पेश करेंगे और कहेंगे सर एक बार और, एक बार और। तो किसके सामने? सब कौन है? जनता है। लोक प्रभुता, जनता का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए। तो ये जो लोक प्रभुता है ये भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। ये अधिकार भारतीय संविधान ने हमें दिया है। चीन में लोक प्रभुता रही है, ठीक है, चीन बहुत आगे है, अमेरिका को टक्कर दे सकता ना, लेकिन हमने आदर्शों के साथ डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया, मोहब्बत से, प्यार से। ठीक है, चुनाव में एक दूसरे के प्रति बहुत सारे कीचड़ उछाले जाते हैं, लेकिन अंततः जब चुनाव होता है सब शांत हो जाते हैं, चीजें ठीक हो जाती हैं। आपसी थोड़ा द्वंद्व राजनीतिक दलों में होता है। तो हमारे यहां जो है कि लोक प्रभुता संविधान की विशेषता है। और 7वीं विशेषता आप देखेंगे न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता बेटा क्या है? न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब न्यायपालिका सर्वोच्च है। जस्टिस, जो न्याय का आसन होता है वो सर्वोच्च आसन होता है, उसी से सब बंधे होते। राजा भी अगर नियम बनाता है तो उसी नियमों से वह राजा भी बंधा है, राजा नियमों से ऊपर नहीं है। संविधान अगर संसद कोई नियम कानून बनाती है तो संसद भी तो उन्हीं नियमों से बंधी है। तो नियम हमने बनाए और वो नियम हमारे ऊपर भी लागू होंगे। और न्यायपालिका क्या देखती है कि हम उन नियमों के अनुरूप आचरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उन्हीं नियमों के अनुरूप हमें आचरण करना है, उन्हीं नियमों के अनुरूप हमें अपना पालन करना है, सब कुछ उन्हीं नियमों के अनुसार। और नियम टूटना नहीं चाहिए, संविधान टूटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान किसी गीता से कम नहीं है, किसी बाइबल से कम नहीं है। संविधान आत्मा है देश की, पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, और 8वीं जो सर्वोच्चता हमारी है वह क्या है? वह है जो है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी भी परिस्थिति में मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो जो है कि अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार। और यदि कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम डायरेक्ट कहां? सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट में जाकर गुहार लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है कि 5 प्रकार के आदेश जारी करेंगे संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत। 5 प्रकार के आदेश जारी करके जिन्होंने भी हमारे आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया है उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ठीक है, आप देखिए
समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके पहले 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में आपका ये संपत्ति का मूल अधिकार जो है कि मोरारजी देसाई सरकार में हटा दिया गया और इसको भेज दिया गया कहाँ, 300A में भेज दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार कितने बचे, केवल 6 बचे। और मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, समानता की गारंटी देता है। कोई आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर सकती। क्यों? और न्यायपालिका उन मौलिक अधिकारों की रक्षक है, संरक्षक है, उसका नियंत्रित करती है। ठीक है, मौलिक अधिकार आपने देख लिया। इसके बाद आप देखें कि हमारा संविधान दुनिया का विशालतम संविधान है। दुनिया का विशालतम संविधान क्यों है? विशालतम संविधान इसलिए बेटा कि हमारा, पहली बात तो देश बड़ा है, 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इतनी भाषाएं हैं, कितने धर्म हैं, कितने रीति रिवाज हैं, कितने सिस्टम है, ट्रेडिशन है, तमाम लोक रिवाज है, तमाम सभी लोगों की अलग अलग प्रथाएं हैं। उसकी वजह क्या है कि भारत में जितने अधिक विदेशी आते हैं, सभी अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपना सिविलाइजेशन लेकर आते हैं। तो जब सभी लोग अपनी संस्कृति, कल्चर, सिविलाइजेशन लेके आएंगे तो वो सभी अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ तो ही तो एक्ट रिएक्ट करेंगे। अब भारतीय जो अमेरिका में बसा है वो अभी तो दीपावली दशहरा मनाता है, कि नहीं बनाता? तो उसी तरह से हमारे देश में भांति भांति लोग, यूनानी आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, अरब आए, तुर्क आए, मंगोल आए, पुर्तगाली आए, डच आए, डेन आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, सभी लोग तो भारत आए और भारत उन्हें अच्छा लगा। भारत की जलवायु देखिए, विविधता है तो अनेकता है एकता, इसी अनेकता में एक एकता है क्या, कि सभी एक है, सभी भारतीय हैं। ठीक है, तो ये हमारा संविधान विशाल इसलिए है कि सभी को उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशन, उनके रीति रिवाज के साथ जीने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है, सभी को दिया है। विविधता है, जहां विविधता अधिक होगी वहां पर कानून भी तो अधिक होंगे, सबके लिए अलग अलग कानून है, अलग अलग कानून है। हमारा देश ब्रिटेन नहीं है कि जहां पर एक धर्म है, एक जाति है, एक भाषा है, कोई बात विवाद ही नहीं। हमारे यहाँ विभिन्न देशों के तमाम लोग आए, सब अपना कल्चर, सिविलाइजेशन के साथ जिंदा रहना चाहते हैं। तो ये अधिकार कौन देता है? ये अधिकार हमारा संविधान देता है। तो ये बेटा हो गई हमारे संविधान की विशेषता। याद रहे, ये क्रैश कोर्स है, आपका अधिक समय नहीं लेंगे। और एक बात और आपको बता दूं कि जनरल स्टडी का मतलब है सभी विषयों का कॉम्बिनेशन, और जो कॉम्बिनेशन कर लेगा वही पार उतरेगा। मैं ये नहीं कहता कि केवल भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, नहीं, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स में यदि आपने कॉम्बिनेशन स्थापित कर, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर हमेशा मत चलिएगा बेटा, हमेशा मत चलिएगा, सभी सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन स्थापित करिए, और जो कॉम्बिनेशन स्थापित कर लेगा वही पार उतरेगा। यह समय कहीं भी अपने मन को, अपनी सारी शक्तियों को एकाग्रित कर लीजिए, सारी शक्तियों को एकाग्रित कर, जैसे कछुआ अपनी समस्त शक्तियों को एकदम समेट लेता है। खतरे का आभास, खतरे का आभास, परीक्षा किसी खतरे से कम नहीं है, और यदि आपने इस खतरे को पार कर दिया तो आप सिकंदर बन जाओगे, चेहरे पे मुकुट होगा, माता पिता की उम्र 10 साल बढ़ जाएगी, हम जैसे शिक्षकों की छाती बढ़ के चौड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। आप बताएं, तो यह समय गंवाने का नहीं है, यह समय अपने मस्तिष्क को एकाग्रित करके, जितना नात मात हित मुद्दई है, जितना की यारी दोस्ती है, जितना है सबको नमस्कार कहते हुए, ऑफलाइन रहते हुए, मतलब कि सोशल मीडिया से एकदम दूरी बना लीजिए, सोशल मीडिया से दूरी बनाते हुए, कहीं कोई भी सारे संबंधों को फ्रीज करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट को जिंदा रखिए। वही करिए जो आपको परीक्षा में पास करे, और इन 45 दिनों के क्रैश कोर्स में पूरा परीक्षोपयोगी बिंदुओं और विचारों से आपको अवगत कराया जाएगा बेटा। और आप हमारे साथ साथ चलें, फिर आप देखेंगे कि परीक्षा में जो क्वेश्चन आया है उसकी चर्चा हुई है, एक नहीं 2 बार चर्चा हुई। आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे, तो आप सफल नहीं होंगे तो कौन सफल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर आपसे रूबरू होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से यह कारवां चलता रहेगा बेटा। मैं डॉक्टर संतोष आप सभी को पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हाँ, कैसे आप सभी लोग? मैं रमेश कुमार
टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। तो आज से हम आपको एक ये सूचना देना चाह रहे थे कि 24 फरवरी 2019 से हम लोग का एक सफल बैच लोअर पीसीएस का एकदम अच्छे तरीके से चल रहा है और सारे लोग एकदम बेहतरीन तरीके से, जितने उसमें छात्र हैं सबकी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हो रही है। 3 महीने से ये क्लासेस चल रही है और लगभग 505 वीडियोज और बहुत सारे पीडीएफ एकदम अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से उनको दी जा रही है और क्लासेस सफल तरीके से चल रही है। तो हम लोग अब जो है ये इतना कम समय बचा हुआ है, तो यहां पे अब 45 दिन का एक लोअर पीसीएस का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपको एकदम फोकस्ड होके, जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं और वहां पे फोकस किया जाएगा कि प्रश्न वहां से आपको मिले ही मिले, जहां से बराबर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसीलिए इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है और सारी कक्षा जो होगी वो बिल्कुल आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, प्रॉपर तरीके से पीडीएफ नोट्स के साथ प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगले कुछ दिनों तक हमारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेगी, पब्लिकली आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप खुद ये डिसाइड करिए कि हमें इस क्रैश कोर्स का जो बैच है उसका लाभ लेना चाहिए और बिल्कुल लाभ लेना चाहिए, क्योंकि मौके जो होते हैं वो बराबर नहीं आते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इकोनॉमिक क्लास, ठीक है। तो आज की इकोनॉमिक क्लास जो होगी वो होगा आरबीआई इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन पे आधारित होगा, ठीक। तो यहां पे आप हेडिंग दे दीजिएगा आरबीआई एंड इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन, ठीक। अब इसको हम जोड़ेंगे क्या चीज, आरबीआई के बारे में थोड़ा सा यहां पे हम जानने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि आरबीआई इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति और आरबीआई डिफ्लेशन यानी मुद्रा संकुचन का कैसे नियंत्रण करता है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखिएगा आप आरबीआई और मुद्रास्फीति, बनाम मुद्रा संकुचन की हम यहां पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हम आरबीआई के बारे में एक छोटा सा, एक संक्षिप्त जो है वो परिचय ले लें। तो यहां पे आरबीआई के बारे में एक थोड़ा सा परिचय हम ले ले तो सबसे पहले बात आती है आरबीआई की स्थापना की। तो आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो यहां पे एक प्रश्न ये भी बार बार पूछता है कि किस समिति के आधार पर स्थापना हुई थी। तो यदि हम यहां पर समिति की चर्चा करें तो यह समिति हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आप जानते हैं कि आरबीआई हमारे देश का क्या है, केंद्रीय बैंक। ये हमारे देश का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, ठीक। आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। और यहां पे एक प्रश्न यह भी बनता है कि स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 का हुआ था। जब स्थापना इसकी हुई थी तो उस समय मात्र इसकी जो पूंजी थी वो 5 करोड़ की थी। 5 करोड़ की इसकी पूंजी थी और ये प्राइवेट बैंक के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक।
तो यहां पर एक प्रश्न यह भी बनता है कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राष्ट्रीयकरण पर भी प्रश्न यहां पे बनता है। राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, अब ये राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रीयकरण का मतलब सिंपल सा एकदम समझिएगा, राष्ट्रीयकरण का मतलब यह होता है कि सरकार अपने हाथ में ले लेती है। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को और 1 जनवरी 1949 को सरकार ने आरबीआई को अपने हाथ में ले लिया। यानी आरबीआई की 50% से ऊपर अधिकांश जो हिस्सेदारी हुई वो सरकार ने खरीद लिया। तो सरकार ने आरबीआई को अपने अंडर में ले लिया, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है ना। अब यहां पे थोड़ा सा आपको देखना है कि आरबीआई का कार्य क्या है। आरबीआई का कार्य क्या, तो यहां पे जो हम बात करने वाले हैं, इस संदर्भ में बात करने वाले हैं कि आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे नियंत्रित करता है। मुद्रास्फीति, सामान्य भाषा में हम कहें तो महंगाई इसे कहेंगे। इसे अभी हम पूरा डिटेल डिफाइन करेंगे और मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन, इसकी बात हम करेंगे। तो कार्य की यदि हम बात करें तो यहां पे आरबीआई का जो मुख्य कार्य है वो मुद्रा पूर्ति यानी मनी सप्लाई, मुद्रापूर्ति यानी मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति का यहां पे क्या है? नियंत्रक या सामान्य भाषा में हम कहें तो हम इसे कहेंगे कि आरबीआई मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट, आरबीआई मुद्रा बाजार के नियंत्रक के रूप में भी काम कार्य करता है, नियंत्रक के रूप में। तो देखिए सारे प्रश्न हैं यहां से बराबर ये प्रश्न बनते हैं और ये सारे प्रश्न हैं यहां पर कि आरबीआई जो है वो मुद्रा पूर्ति का नियंत्रक है। मनी सप्लाई का मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में कितनी मनी सप्लाई हर कंडीशन में होगी। यहां पर अर्थव्यवस्था में आरबीआई ये तय करता है, ये पहले से डिसाइड करता है आरबीआई कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था में यानी बाजार में कितनी मनी सप्लाई की आवश्यकता है। यदि कम है तो उसे बढ़ाएगा और यदि ज्यादा है तो उसे निकालेगा। यानी आरबीआई का वर्तमान में मुख्य कार्य क्या हो गया है? मनी सप्लाई का कंट्रोल करना, यानी मुद्रा पूर्ति का यहां पे कंट्रोल करना कि कितना मनी सप्लाई को बढ़ाएं और कितना घटाएं। तो इसलिए मुद्रा बाजार के नियंत्रक के रूप में, मनी मार्केट के नियंत्रक के रूप में भी आरबीआई कार्य करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और यहां पे आरबीआई का वर्तमान में जो मुख्य कार्य हो गया है वो इन्फ्लेशन पर नियंत्रण करना यानी मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना। तो ये तो एक संक्षिप्त परिचय है। अब यहां पर आइए, अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां पर एक सवाल बनता है कि कैसे, यानी प्रश्न आपका ये है, प्रश्न ये है कि मुद्रा पूर्ति के नियंत्रक यानी मुद्रा बाजार के नियंत्रक, मुद्रा बाजार के नियंत्रक, मुद्रा पूर्ति के नियंत्रक, मुद्रा बाजार के नियंत्रक के रूप में आरबीआई की भूमिका, ठीक है ना। तो यहां पर एक सवाल बनता है कि कैसे यानी आरबीआई किस प्रकार से, कौन से माध्यम से, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, वो कौन सा टूल्स है जिसके माध्यम से आरबीआई क्या करता है? मुद्रा पूर्ति को कंट्रोल करता है। तो यहां पे आरबीआई के बहुत सारे टूल्स हैं, आरबीआई के बहुत सारे टूल्स हैं। तो हम बराबर इसको जानते हैं, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, CRR, SLR, ये जानते हैं, ठीक है ना। अब बराबर ये मैगजीन में आप देखे होंगे। तो यहां से दो प्रकार से सवाल बनते हैं, ये हमेशा चर्चा का विषय रहता है
क्योंकि हर 2 महीने पर एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये जारी करती है कि इन्फ्लेशन वर्तमान में क्या चल रहा है, और एमपीसी के माध्यम से इन सारी रेटों को क्या किया जाता है, तय किया जाता है। तो यहां पे रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर के माध्यम से आरबीआई क्या करता है, मुद्रा पूर्ति का कंट्रोलर की भूमिका निभाता है, मुद्रा बाजार के नियंत्रक के रूप में भूमिका निभाता है। तो यहां पे हमें पढ़ना क्या है, हमें यहां पर यह पढ़ना है, यहां से जो सवाल बनते हैं वो ये बनते हैं कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर एंड एसएलआर। इसका मतलब भी हमें जानना है और यह भी जानना है कि आरबीआई इसका यूज करके, इस टूल्स का प्रयोग करके कैसे मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित कर लेता है, यानी महंगाई को भी नियंत्रित कर लेता है, और कैसे मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन को भी नियंत्रित कर लेता है। ठीक है ना। तो ये तो यहां पे रहा कि इसके माध्यम से करता है। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सबसे पहले तो ये समझे कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई क्या है, और फिर उसके बाद ये समझे कि मुद्रा संकुचन क्या है, और आरबीआई इन टूल्स के माध्यम से कैसे इनका नियंत्रण कर लेता है। कोई दिक्कत? तो अब यहां पे आए, अब यहां पर थोड़ा सा हम समझेंगे, थोड़ा सा यहां पे समझेंगे इन्फ्लेशन, हेडिंग दे दीजिएगा इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये हेडिंग दे दीजिएगा। मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन। चलिए, ये रहा आपका हेडिंग। ठीक है। अब यहां पे आए, अब एकदम आसान फिगर के माध्यम से समझते हैं कि क्या है। तो ये देखिए, एक रेखा खींचिए यहां पर, ये है जनरल प्राइस लेवल है, जनरल प्राइस लेवल, ठीक है ना। सामान्य कीमत स्तर, ठीक है ना। जनरल प्राइस लेवल है, सामान्य कीमत स्तर। इस पे जो होता है वो डिमांड और सप्लाई जो होता है ये बराबर होता है। डिमांड और सप्लाई क्या होता है, बराबर होता है। यहां पे डी फॉर डिमांड और एस फॉर सप्लाई ये क्या होता है, बराबर होता है। और ये जो कीमत का स्तर होता है, ये जो कीमत का स्तर होता है, एक ऐसा स्तर होता है जिसमें अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, सब कुछ सही रहता है। ठीक है ना। तो यहां पे यदि हम इन्फ्लेशन की बात करें तो यहां पे इन्फ्लेशन क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ इन्फ्लेशन। तो जब वस्तु और सेवा की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, वस्तु तथा सेवा की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी सामान्य कीमत स्तर से जब कीमतें ऊंची हो जाती है, तेज गति से बढ़ने लगती है, तो इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे इन्फ्लेशन, इस कंडीशन को हम कहेंगे इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति सामान्य भाषा में हम कहेंगे तो इसे हम कहेंगे महंगाई। कोई दिक्कत? यानी कीमतों का बढ़ना, P फॉर प्राइस, यहां पर क्या है, P फॉर प्राइस। तो कीमतों का लगातार तेजी से बढ़ना, निरंतर बढ़ना, ये क्या है, महंगाई कहलाता है। ठीक है ना। तो अब यहां पे एक सवाल यह बनता है, केवल इससे काम नहीं चल जाएगा। यहां पे एक सवाल यह बनता है कि कीमतें बढ़ती हैं तो क्यों बढ़ती, कीमतें यहां पर बढ़ी तो क्यों बढ़ी। तो कीमतें बढ़ने का यहां पर जो कारण है, वो कारण क्या है कि जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा हो जाता है। यानी जब किसी वस्तु या सेवा की मांग, ये एक अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ के देखिएगा कि जब बाजार में वस्तु या सेवा की मांग बहुत ज्यादा हो जाए, यानी खरीदने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए और बेचने वाले लोगों की संख्या कम हो जाए, यानी मांग ज्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो जब वस्तु और सेवा की मांग जो होती है ये ज्यादा हो जाती है सप्लाई से, तो कीमतें क्या होती है, लगातार बढ़ना शुरू हो जाती। अब यहां पर एक और सवाल बनता है, यहां पर आप पूछ सकते हैं
कि ये सिचुएशन जो है वो क्यों डेवलप होती है, मांग क्यों बढ़ जाती है। हमने ये देखा कि मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ी। अब यहां पर यह भी सवाल बनता है कि मांग बढ़ी क्यों, मांग क्यों बढ़ी। तो मांग बढ़ने का यहां पर रीजन क्या है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होती है, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति जो होती है ये ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति यानी मनी सप्लाई, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में, बाजार में मुद्रा की पूर्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। इसका यह मतलब हुआ कि बाजार में लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, यानी लोगों की खरीदने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। एक सिंपल सी बात है कि आपके पॉकेट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, कहीं से पैसा आपके पॉकेट में बहुत ज्यादा आ जाए तो क्या होगा, आप बहुत सारी सामानों को खरीदना शुरू कर देंगे। और यही कंडीशन सभी लोगों के पास हो जाए तो सभी लोग वस्तु और सेवाओं को बहुत ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। एक जींस की जगह 4 जींस लेंगे। एक चीज को खरीदने के लिए आप जाएंगे, एक चीज खरीदने के लिए पॉकेट में पैसा है तो आप 4 चीज खरीदना शुरू कर देंगे। तो इससे मांग ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में मुद्रा की पूर्ति यानी मुद्रास्फीति में, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा हो जाती है। तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होगी तो लोगों की क्रय शक्ति जो होती है, यानी लोगों की क्रय शक्ति का मतलब क्या, खरीदने की क्षमता। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा, इसका मतलब कि लोगों की क्रय शक्ति ज्यादा। और जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मांग में वृद्धि होगा, मांग में वृद्धि होगा। और जब मांग में वृद्धि होगी, सप्लाई में कमी, तो क्या होगी, कीमतों का बढ़ना जारी हो जाएगा। और इसे ही क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। ये आप समझ लिए, एकदम सिंपल है कि व्हाट इज द मीन ऑफ इन्फ्लेशन। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, जिसके कारण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, जिसके कारण मांग में वृद्धि होती है। और मांग में वृद्धि होती है तो कीमत बढ़ती है, और वस्तु और सेवाओं की कीमतों का लगातार बढ़ना ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा, अब थोड़ा सा हम डिफ्लेशन की कंडीशन को समझेंगे। तो इन्फ्लेशन का ठीक विपरीत वाला जो स्थिति है, इन्फ्लेशन का जो ठीक विपरीत वाला स्थिति है वो क्या है, वो है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का अपोजिट, ठीक अपोजिट ये क्या है, डिफ्लेशन है, यानी मुद्रा संकुचन। ये स्थिति क्या होता है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इसमें कीमतें जो होती हैं लगातार गिरना शुरू हो जाती है। कीमतें लगातार गिरना यानी अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसमें कीमतें लगातार तेजी से नीचे गिरते जाती है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इस अवस्था को हम मुद्रा संकुचन कहते हैं, यानी डिफ्लेशन कहते हैं। तो यहां पे ये जितना ऊपर है सब यहां पे अपोजिट हो जाता है। तो यहां पे कीमतें लगातार गिरती है, सामान्य कीमत स्तर से कीमतें लगातार गिरना शुरू हो जाती है। तो यहां पे आपका एक सवाल बनता है कि कीमतें क्यों गिरती है। तो यहां पर डिफ्लेशन की कंडीशन में या डिफ्लेशन की कंडीशन में अर्थव्यवस्था में, डिफ्लेशन की कंडीशन में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में क्या हो जाती है, मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है। तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों की क्रय शक्ति में कमी हो गई। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी का मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास पैसा नहीं है, कम है। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी, तो इससे क्या हुआ, लोगों की क्रय शक्ति, लोगों की क्रय शक्ति में कमी होगा। और लोगों की क्रय शक्ति में कमी होगी तो लोगों की क्रय शक्ति में कमी, तो जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो कहां से वस्तु और सेवा को खरीदेंगे। तो लोगों की क्रय शक्ति में कमी तो डिमांड में कमी होगा। और जब मांग नहीं होगा, जब मांग ही नहीं होगा वस्तु का, कोई खरीदने वाला खरीदार नहीं मिलेगा, तो उसकी तेजी से कीमतें क्या होगी, गिरना शुरू हो जाएगी। यानी कीमतें गिरना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो यहां पे हम लोगों ने समझ लिया कि
व्हाट इज द मीन ऑफ इन्फ्लेशन को समझ लिए, डिफ्लेशन को समझ लिए, उसके कारण को समझ लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बराबर यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब ये कारण, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या है, इसके कारण क्या है, क्यों है, ये समझ लिए। अब फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि आरबीआई इसे नियंत्रित कैसे करता है, आरबीआई इसे कैसे नियंत्रित करता है, ये थोड़ा सा हम यहां पे समझने की कोशिश यहां पे करेंगे। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर हम आपको बता रहे हैं कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन बाय आरबीआई, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति, आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति का नियंत्रण। तो यहां पे 3 टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां पे 3 टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट के बारे में यहां पे हम पढ़ेंगे। बैंक रेट के बारे में पढ़ें, ठीक है। इन तीनों टूल्स का प्रयोग करके आरबीआई क्या करता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। तो सबसे पहले हम समझे कि रेपो रेट क्या होता है। तो ये है आरबीआई, भारत का केंद्रीय बैंक, ये क्या है, सेंट्रल बैंक है। और ये कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, जैसे हम एसबीआई ले लें या पीएनबी ले लें, ठीक है ना। अब ये देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ रेपो रेट। तो देखिए, आरबीआई हमारा जो डायरेक्ट रिलेशन है आरबीआई से नहीं है, हमारा रिलेशन जो होता है वो वाणिज्यिक बैंकों से होता है, जैसे एसबीआई से, पीएनबी से। और वाणिज्यिक बैंकों का रिलेशन किससे होता है, वाणिज्यिक बैंकों का रिलेशन आरबीआई से होता है। तो हम संबंधित हैं वाणिज्यिक बैंकों से, और वाणिज्यिक बैंक किससे संबंधित है, आरबीआई से। तो जब हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम बैंकों के पास जाते हैं, और जब बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो किसके पास जाता है, वो आरबीआई के पास जाता है। कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाते हैं, यानी आरबीआई को हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं, आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो यहां पर अब देखिएगा रेपो रेट। तो जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन उधार देता है, उस दर को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा है, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, अल्पकालीन उधार देता है, उस दर को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट यानी रेपो दर कहते हैं। तो फिर बैंक दर क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ बैंक रेट। तो जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैंक रेट कहते हैं। यानी यहां पर एकदम सिंपल सी परिभाषा हुआ, यानी मनी का जो ट्रांसफर है, मनी का यानी लोन ऋण का है, आरबीआई से मनी कहां पे आता है, वाणिज्यिक बैंकों पे। और जिस दर के माध्यम से आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। और ये जो ऋण होता है रेपो रेट के माध्यम से जो दिया जाता है, ये अल्पकालीन होता है, ये अल्पकालीन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए अल्पकालीन होता है। ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, ओवरनाइट यानी एक रात के लिए होता है, 7 दिन के लिए या मैक्सिमम 14 दिन के लिए ये होता है, ये काफी कम समय के लिए। और जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है यानी मनी का जो ट्रांसफर है, मुद्रा का जो ट्रांसफर है आरबीआई से कमर्शियल बैंकों के तरफ होता है, और जिस दर पर दीर्घकालिक लोन देता है यानी लॉन्ग टर्म, क्या चीज, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन
ऋण, दीर्घकालीन ऋण। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अब यहां पे एक सवाल बनता है ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट। ये क्या है? बैंक रेट, बैंक रेट। तो यहां पर बेसिक डिफरेंस ये है कि रेपो रेट अल्पकालीन है, ये अल्पकालीन है, जबकि बैंक रेट के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण मिलता है बैंकों को आरबीआई के द्वारा। कोई दिक्कत? अब एक सवाल यह बनता है कि रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आरबीआई जिस दर पे वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है, आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से स्वयं उधार लेता है, उस दर को हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। यानी इसमें जो है रिवर्स रेपो रेट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं RRR, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से बैंकों से मनी का ट्रांसफर किधर जाता है? आरबीआई के पास जाता है, ठीक है ना। बैंकों के पास जब पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, बैंकों के पास जब पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है तो आरबीआई में जमा करके कुछ ब्याज ले लेते हैं। और इन तीनों दरों का निर्धारण, यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, इन तीनों दरों का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करता है, स्वयं आरबीआई करता है। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है, और आरबीआई के ही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये सारे काम करने होते हैं। तो यहां पे आपने क्या देखा? रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है? तो रेपो रेट क्या है? आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है उसे हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। बैंक रेट क्या है? आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है उस दर को हम क्या कहते हैं? बैंक रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये समझ लेने के बाद, ये तीन टूल्स हम समझ लेने के बाद, अब यहां पे हम बात करेंगे कि आरबीआई इन तीनों टूल्स के माध्यम से, इस टूल्स के माध्यम से क्या करेगा? मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन का नियंत्रण कैसे करता है। तो थोड़ा सा आप लोग इसे क्या करिए? नोट कर लीजिए। हाँ, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद, इससे पहले जो हमने हेडिंग लिखवाया था, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन बाय आरबीआई, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति, सामान्य भाषा में इसे कहें तो हम कहेंगे महंगाई। आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति का नियंत्रण। अब देखिए, अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट है रेपो रेट, बैंक रेट हम लोगों ने समझ लिया। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में, मुद्रास्फीति की स्थिति में आरबीआई बैंक रेट, रेपो रेट, बैंक रेट रेपो रेट में वृद्धि कर देता है। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत बार ये सवाल आ चुका है। मुद्रास्फीति की स्थिति होगी, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की स्थिति होगी, तो आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट में क्या करता है? वृद्धि कर देता है, बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ा देता है। तो अभी हम लोगों ने यह जाना कि बैंक रेट और रेपो रेट के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। तो यहां पे अब उधार लेना महंगा हो गया, बढ़ गया ना। इसी दर पर तो क्या वाणिज्यिक बैंक उधार लेते हैं आरबीआई से, और आरबीआई ने क्या किया? मुद्रास्फीति की स्थिति में आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट में वृद्धि कर दिया। तो इसका प्रभाव यह होता है कि बैंकों को आरबीआई से उधार लेना महंगा हो जाएगा, महंगा, ठीक है ना।
रेपो रेट, बैंक रेट बढ़ा तो बैंकों को आरबीआई से उधार लेना महंगा हो जाएगा, तो बैंक कम उधार लेंगे, बैंक कम उधार लेंगे। और एक कंडीशन और यह होगी कि बैंकों को आरबीआई से महंगी ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, तो वो भी बाजार में क्या करेंगे, महंगी ब्याज दर पर क्या करेंगे, ऋण देंगे। तो बैंक कम उधार लेंगे, बैंकों को आरबीआई से उधार लेना महंगा हो गया, यानी बैंक रेट, रेपो रेट बढ़ा, तो महंगी चीजों पर लोग क्या करते हैं, उसे कम खरीदते हैं, कम लेते हैं। तो यहां पर जब ये महंगा हुआ तो बैंक कम उधार लेंगे। और एक चीज यहां पर बैंक बाजार में महंगी ब्याज दर पर महंगी ब्याज दर पर ऋण देंगे। अब पूरी प्रक्रिया समझिएगा। बैंकों को आरबीआई से उधार लेना महंगा, बैंक कम उधार लेंगे और बैंक बाजार में महंगी ब्याज दर पर क्या करेंगे, ऋण देंगे। तो इससे क्या होगा, बाजार में मुद्रा की पूर्ति, बाजार में मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी, बाजार में मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों की क्रय शक्ति में कमी होगी। और जब लोगों की क्रय शक्ति में कमी होगी तो वस्तु और सेवाओं की मांग में कमी होगी, और मांग में कमी होगी तो कीमत में कमी हो जाएगी, यानी मुद्रास्फीति का, कीमत में कमी यानी मुद्रास्फीति का नियंत्रण हो जाएगा, मुद्रास्फीति का नियंत्रण। ये पूरी प्रक्रिया यदि आप समझ लिए तो एकदम आपका क्या हो जाए, एकदम पूरी जो यहां प्रोसेस है अगर आप समझ लिए तो एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने फैक्ट, कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ लिया। यहां पे हमने ये समझ लिया कि रेपो रेट, बैंक रेट क्या होता है और इसके माध्यम से कैसे आरबीआई नियंत्रित करता है इन्फ्लेशन को। तो यहां पर देखिए सीधी सी बात है कि मुद्रास्फीति की स्थिति होगी तो वर्तमान में आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है, मुद्रास्फीति पर कंट्रोल करना, उसे नियंत्रण में रखना। तो यहां पे मुद्रास्फीति की स्थिति में आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट में वृद्धि कर लेता है, ये एकदम दिमाग में बैठा लेना। तो जैसे ही बैंक रेट और रेपो रेट में वृद्धि हुआ, बैंकों को आरबीआई से, वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से उधार लेना महंगा हो जाएगा, तो बैंक क्या करेंगे, कम उधार लेंगे। तो बैंकों की उधार देने की क्षमता में कमी, बैंक कम उधार लेंगे क्योंकि महंगा मिल रहा है, तो उनकी उधार देने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो भी उनके पास क्षमता होगी वो महंगी ब्याज दर पर क्या करेंगे, बाजार में ऋण देंगे। तो जब बाजार में बैंक महंगी ब्याज दर पर ऋण देंगे तो बाजार में क्या हो जाएगी, मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां भी महंगी ब्याज दर पर बैंक बाजार में लोगों को ऋण दे रहे हैं, तो जब महंगी है तो हम कम लेंगे। तो बाजार में महंगी ब्याज दर पर ऋण दे रहे हैं बैंक, तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि लोगों की क्रय शक्ति में कमी होगी, जिसकी वजह से जब लोगों की क्रय शक्ति में कमी, उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो मांग में कमी होगी, और मांग में कमी होगी तो कीमत में कमी। जब वस्तु और सेवा की मांग ही नहीं हो रही है तो उसकी कीमतें क्या होगी, नीचे गिरेगी और मुद्रास्फीति का नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पे कीमत कम होगा, लेकिन कीमत हर हाल में जनरल प्राइस लेवल यानी सामान्य कीमत स्तर से नीचे नहीं जाएगा, उससे नीचे आरबीआई नहीं जाने देगी। कोई दिक्कत? तो यहां पे बैंक रेट और रेपो रेट के माध्यम से हम लोगों ने देखा मुद्रास्फीति का नियंत्रण कैसे होता है। अब थोड़ा सा ये हम जानने की कोशिश करें कि मुद्रा संकुचन का नियंत्रण कैसे करता है, ठीक है ना। तो यहां पे अब आगे हम बढ़ते हैं, तो यहां हेडिंग दे दीजिएगा कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन बाय आरबीआई, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन बाय आरबीआई। मुद्रा संकुचन,
मुद्रा संकुचन का नियंत्रण, मुद्रा संकुचन का नियंत्रण आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो आप जानते हैं कि ये वाली कंडीशन ठीक विपरीत होती है इन्फ्लेशन की, इसमें कीमतें लगातार गिरती जाती है। तो बहुत ज्यादा कीमतों का गिरना भी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होता, क्योंकि जहां इन्फ्लेशन से कंज्यूमर, उपभोक्ता, वस्तु और सेवा को खरीदने वाले व्यक्ति प्रभावित होती है, उसी तरीके से कीमतें जब बहुत ज्यादा लगातार नीचे गिरने लगती है तो उससे प्रोड्यूसर, उत्पादक, जो वस्तु और सेवा का उत्पादन करने वाले व्यक्ति है वो निराश होते हैं। मान लीजिए किसान है, किसान भी एक उत्पादक है, अनाजों को उत्पादन करता है, तो जब उनकी अनाजों की कीमत अच्छी नहीं मिलेगी तो वो निराश होंगे और उत्पादन कार्य प्रभावित होगा, और उत्पादन कार्य प्रभावित होगा तो आप जानते हैं कि रोजगार भी प्रभावित होगा, क्योंकि उत्पादन होगा तभी तो रोजगार मिलेगा। तो यहां पे आरबीआई की मुख्य भूमिका यह होती है कि कैसे अर्थव्यवस्था के विकास में हम अहम भूमिका निभाएं। तो मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन पर वो नियंत्रण बराबर रखती है अपने विभिन्न टूल्स के माध्यम से। तो यहां पे मुद्रा संकुचन का नियंत्रण आरबीआई के द्वारा, तो कैसे, सवाल बनता है कैसे, ठीक है ना। तो मुद्रा संकुचन की स्थिति में, मुद्रा संकुचन की स्थिति में, मुद्रा संकुचन की स्थिति में आरबीआई रेपो दर तथा बैंक दर में कमी कर देता है, ठीक है। आरबीआई रेपो दर तथा बैंक दर में कमी कर देता है। क्यों? क्योंकि कीमतों को यहां बढ़ाना है, क्योंकि काफी नीचे कीमत चली गई है। तो कैसे कंट्रोल होगा वो पूरी प्रक्रिया को आप यहां पर देखें। तो मुद्रा संकुचन की स्थिति में आरबीआई रेपो दर तथा बैंक दर में कमी कर देता है, एकदम दिमाग में ये बैठा लेना है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, बैंकों को आरबीआई से उधार लेना, बैंकों को आरबीआई से उधार लेना सस्ता हो जाता है जी, सस्ती दर पर मिल रहा है ना, सस्ता हो जाता है। तो इससे क्या होगा, बैंकों की उधार देने की क्षमता, बैंकों की उधार देने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, बैंकों की उधार देने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। और जब बैंकों के पास उधार देने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है तो बाजार में सस्ती दरों पर ऋण देंगे, सस्ती दरों पर क्या करेंगे, ऋण देंगे। तो बैंकों की उधार देने की क्षमता, तो इससे क्या हो जाएगी, बाजार में मुद्रा की पूर्ति में, बाजार में मुद्रा की पूर्ति में क्या हो जाएगा, वृद्धि। और जब बाजार में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, इसका मतलब हुआ कि लोगों के पास अब पैसा ज्यादा चला गया, यानी लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। और लोगों की क्रय शक्ति जब वृद्धि होगी, लोगों के पास पैसा होगा, तो वस्तु और सेवाओं की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब मांग में वृद्धि होगी तो कीमत में क्या होगी, वृद्धि। और यही तो मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करना है कि कीमतों को सामान्य कीमत स्तर पर ले जाके छोड़ देना है, क्योंकि कीमतें मुद्रा संकुचन में लगातार नीचे गिरते जाती है। तो यहां पे आरबीआई का उद्देश्य क्या है, कीमतों को बढ़ाना, लेकिन जनरल प्राइस लेवल से ज्यादा नहीं। यानी क्या हो गया, मुद्रा संकुचन का नियंत्रण हो गया, मुद्रा संकुचन का नियंत्रण हो गया। यहां पर बड़े प्रेम से हम लोगों ने पढ़ लिया, पूरा का पूरा यहां पर एक एक चीज हम लोगों ने यहां पे जान लिया, ठीक। और वर्तमान में आरबीआई का जो कॉन्सेप्ट है, वो इन्फ्लेशन रेट को 4+-2 के आसपास रखना। यानी जब 4+2 करेंगे तो 6 होगा, और 4-2 करेंगे तो 2 होगा, यानी 2 से 6%
यानी आरबीआई के वर्तमान में जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की दर यानी मुद्रास्फीति की दर वो 4% के आसपास रहे, 4% के आसपास रहे। उसी के आसपास यदि रहता है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आज हम लोगों ने दोस्तों क्या देखा, तो आज हम लोगों ने यह देखा, आज बड़े हम प्रेम से हम लोगों ने यह समझा, सब कुछ समझा कि रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई का संक्षिप्त परिचय देखा, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है और आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे नियंत्रित करता है, ये बड़े प्रेम से हम लोगों ने देखा। तो सब कुछ यहां पे हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये आपको डिसाइड करना है कि इस पैकेज का यानी जो एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है इसका लाभ हम कैसे ज्यादा से ज्यादा ले, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते हैं। तो हमारी क्लासेस कुछ दिनों तक आपके लिए अवेलेबल रहेगा, चलेगा। प्रेम पूर्वक आप पढ़िए और खुद समझिए और फिर उसके बाद क्या करिए, आप एडमिशन लीजिए और इस मौके को कभी भी छोड़िएगा मत। मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।